गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं नीरज वाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज ये वेडनेसडे का मैच होने वाला है। क्यूज बेहतर है ग्लोबली, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे कि दबाव है ग्लोबल इक्विटीज में। कल इंटरेस्टिंगली एक बाउंस है। अमेरिकन मार्केट्स दिन के हाईस पे जाके ऑलमोस्ट आधे % के आसपास की गेंस के साथ क्लोज हुए। एफओएमसी की जो आज आउटकम आने वाला है, उससे पहले कई लोगों ने, ट्रेडर्स ने वहां पे पॉजिटिव साइड में पोजीशंस बनाई हैं, होप पे कि शायद स्पीच के दौरान और स्पीच के बाद शायद एक मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिले। तो इंटरेस्टिंग है। ग्रीस को लेकर कंसर्न्स, जब यूरोप ने ही रिएक्ट नहीं करा, यूरोप की मार्केट ध्यान रखें 2 दिनों की तगड़ी कमजोरी के बाद कल बाउंस देखने को मिला था। ऑलमोस्ट आधे % के आसपास के गेंस थे। तो यूरोप जब लोअर लेवल से लाल निशान से हरे निशान पे आ गया, तो उस दौरान अमेरिका में भी उसका पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिला था। यूरोप में भी हमने देखा खरीदारी थी, बस एथेंस इंडेक्स यानी कि ग्रीस के इंडेक्स में दबाव था। अदरवाइज अक्रॉस यूरोप फ्लैट से माइल्डली पॉजिटिव जोन में ही कामकाज हो रहा था। तो ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव था। एशिया लेकिन इस बीच मिक्स कामकाज करता हुआ। एसजेक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि कल जो हमने लैटर हाफ में आखिरी 1-1.5 घंटे में जो मोमेंटम पिकअप किया था, शायद एटलीस्ट ओपनिंग में वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। तो नीरज जी, ऐसे में क्या रणनीति होगी आज के लिए? खरीदारी पे फोकस होगा। 1-2 गेंदबाज भी होंगे, बिकवाली के भी स्टॉक्स होंगे और सेक्टर्स में स्ट्रेटजी में भी कोई बदलाव की वैसे बड़ी जरूरत नहीं है। डायरेक्शनल कॉल शॉर्ट की रहेगी, लेकिन पोजिशनल ट्रेड आपको लेने चाहिए। सेलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। और अब ऐसा माना जा रहा है, सेलेक्टर्स को भी लगता है कि लोग जो है पिक कर रहे हैं अच्छे स्टॉक्स, क्योंकि उनको लगता है कि करेक्शन यहां से बहुत ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। तो एक स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में आप पोर्टफोलियो बनाएं। लॉन्ग साइड के भी ट्रेड मिलेंगे और शॉर्ट के भी मिलेंगे। तो एक मिक्स टीम होगी, लेकिन बाय साइड के स्टॉक ज्यादा होंगे। बिल्कुल ऐसी रणनीति होने वाली है। अच्छे स्टॉक कोशिश करेंगे, ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की जहां पे हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। हालांकि कन्विक्शन के साथ लंबी अवधि के लिए खरीदारी अभी ना करें, ट्रेड के लिहाज से खरीदें या फिर एक्यूमुलेशन करना चाहे तो एक्यूमुलेशन करें। वो रणनीति इस टाइम पे बाजार में ज्यादा कारगर रहेगी। ज्यादातर फोकस हम भी खरीदारी पर ही रखेंगे। जी, शुरुआत कहां से? बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज आज सेलेक्टर्स के रडार पे है और उनको लगता है कि बैंक शेयरों में आपको खास नजर रखनी चाहिए। वहां पे कुछ में खरीदारी होगी, कुछ में बिकवाली होगी। केनरा बैंक और पीएनबी 2 स्टॉक्स हैं, सेलेक्टर्स को लगता है कि यहां पे कमजोरी देखने को मिलेगी, इसलिए यहां पे शॉर्ट साइड के ट्रेड बनाने चाहिए। वजह यह है कि तमाम सारे अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तमाम सारे एनालिसिस हो रहे हैं पोस्ट रिजल्ट्स, उसमें निकल के आ रहा है कि कौन वीकर बैंक है, कौन बेहतर कर सकता है, किसकी एसेट क्वालिटी यहां से और इंप्रूव होती हुई दिखेगी। तो ये तमाम सारे जो फैक्टर्स को आप देखेंगे उसमें, तो ज्यादातर ब्रोकरेजेस का मानना है कि पीएनबी, केनरा जैसे बैंक्स में अभी भी सुधार के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए यहां पे शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे भी कोई उछाल आएगा इन शेयरों में, वहां पे आपको दबाव देखने को मिलेगा। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स एचएसबीसी नमूना की आई हैं, उनमें बैंकिंग में इनको जो है सेल के साइड में रखा गया है। तो केनरा बैंक सेक्टर्स को लगता है कि 290 का टारगेट लेते हुए यहाँ पे बिकवाली करके चले, 304 पे स्टॉप लॉस लगाएं। पंजाब नेशनल बैंक इसका टारगेट कट करके 112 रुपए तक कर दिया है ब्रोकरेज हाउस ने। कल भी इसमें देखा होगा आपने कि इसमें एक अच्छी खासी कटौती की गई थी। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक दबाव जरूर देखने को मिलेगा। 125 का फिलहाल ट्रेडिंग टारगेट बनाइए, शॉर्ट करिए और 134 पे स्टॉप लॉस रखिए। फोकस खरीदारी पे करेंगे और कुछ दिग्गजों के साथ शुरुआत होगी। कल भी हमने हाईलाइट करा था टाटा मोटर्स का डीवीआर यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर। 2 रीजंस हमने कल हाईलाइट करे थे। जब कल कॉन्फिडेंट है तो इन लेवल्स के आसपास हमें लगता है आज भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। और कल भी मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स के डीवीआर में मोमेंटम अपसाइड में ही आपको देखने को मिला होगा। टाटा मोटर्स, एक तो हमारे एक्सपर्ट्स वैसे भी मानते हैं कि डोमेस्टिक डिमांड अब शायद मार्क्ड इंप्रूवमेंट दिखाएगी। ऑटो स्पेस में जैसे हमने कल भी हाईलाइट करा था, कमर्शियल व्हीकल्स को आपके रडार पर नहीं चाहिए और उसमें ऑप्शन अब तो कई सारे हैं। टाटा मोटर्स भी उनमें से एक है जिसमें हमें लगता है पॉजिटिव साइड में बायसनेस बनाए। रीसेंट करेक्शन के बाद और रीसेंट तगड़े करेक्शन के बाद, जिसमें काफी हद तक वो चाइना कंसर्न, जेएलआर कंसर्न को बाजार ने शायद प्राइसिंग करने की कोशिश करी है। उन कंसर्न्स के बाद हमें लगता है शायद अच्छे मौके हैं यहाँ पे एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिहाज से अपसाइड में मोमेंटम प्ले अप करने के लिए। दूसरा इंटरेस्टिंग हाईलाइट जो कल भी हमने बताया था, ऑर्डिनरी शेयर्स और डीवीआरस के बीच में जो डिस्काउंटिंग हम एंटिसिपेट लगातार कर रहे हैं कि अब से आने वाले समय में वो डिस्काउंट जो है वो नैरो डाउन होने चाहिए कायदे से। 33-35% के आसपास अभी भी ऑर्डिनरी शेयर से डिस्काउंट पे टाटा मोटर्स का डीवीआर में खासे ट्रेड करता है, 35 से 40% के आसपास का। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो डीवीआर में डिस्काउंटिंग बेहद कम होती है, बहुत मिनिस्क्यूल होती है। हमें लगता है टाटा मोटर्स भी इवेंचुअली उसका डीवीआर इवेंचुअली डिस्काउंटिंग कम होकर गैप जो है नैरो डाउन होता हुआ नजर आएगा। उसका भरपूर फायदा शायद आगे चलते हुए इस कंपनी को मिले, लेकिन अभी ट्रेडिंग के लिहाज से तो वैसे भी हमें पसंद आ रहा है। तो इस काउंटर में हमारा मानना है 275-276 तक के लेवल्स तक अप्रोच करेंगे। दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस का।
9,000 के नीचे, इस समय 999 के आसपास आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। हालांकि तो बोनस का एडजस्टमेंट है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं यहाँ पे अच्छा खासे पॉजिटिव साइड में बायस के साथ मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अपने रिसेंट हाई से इस काउंटर में करेक्शन दिखाया था, वैल्यूएशंस का कुछ हद तक कंफर्ट यहां पर है। थोड़ा सा नए मैनेजमेंट पे बिलीव की बात है। अगर आप पढ़े तो सिक्का साहब काफी अग्रेसिवली मूव कर रहे हैं, छोटे एक्विजिशन से लेकर रणनीति में बदलाव से लेकर बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने की बात जो हो रही है, तमाम पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कितने फ्रूक्टिफाई होंगे ये कहना तो इस समय मुश्किल है, लेकिन लग रहा है कि स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन है। तो उस लिहाज से वैसे भी हमें इन्फोसिस अब पसंद आ रहा है धीरे धीरे, और इस समय तो हम ट्रेडिंग के लिहाज से भी यहाँ पे बेट करना चाहेंगे। इन लेवल्स के आसपास हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। 1020 1025 तक के लेवल्स तक शायद यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति बनाई जा सकती है। तो ये दिग्गज स्टॉक्स दोनों में खरीदारी करने की सलाह, और अब वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। टाटा कम्युनिकेशंस होगा डिपेंडेबल के तौर पे, और सिलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करें। पहली बार हम डिपेंडेबल पे एक टेक्निकल कॉल के आधार पर स्टॉक को चुना है सिलेक्टर्स ने। उनको लगता है कि बहुत अच्छा मूव इसमें बनता हुआ दिखा। कल भी 2-3% के ऊपर जाके बंद हुआ था, तो उसमें जब टेक्निकली आप चार्ट पे देखेंगे तो बहुत अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अपसाइड की पूरी गुंजाइश बनी हुई है, और बाजार का जो सपोर्ट आज मिल रहा है, तेजी दिख रही है, उसका फायदा भी इसको होता हुआ निश्चित तौर पर मिलेगा। तो सेक्टर्स लगता है यहाँ पे आपको निश्चित तौर पर खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाइए, 438 के आसपास का लक्ष्य रखिए। ध्यान रखिए अगर दिन के दौरान ये टारगेट अचीव हो जाता है और वहां पे ये स्टॉक घंटे 2 घंटे सस्टेन कर जाता है, तो आप ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहां से फिर ऊपर के स्तर काफी ऊपर है, जो कि 50, 55, 60 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल 438 का लक्ष्य रखिए, 422 पे स्टॉप लॉस लगाइए और लॉन्ग पोजीशन बनाइए। आशीष, एक और दिग्गज कंपनी जिसपे हमारे एक्सपर्ट्स दाव लगाना चाहते हैं वो है सिप्ला का काउंटर। हालांकि इस काउंटर में आपको याद होगा ऑफ लेट बड़ा तगड़ा प्रेशर देखने को मिला है। इनफैक्ट T20 के दौरान हमने ही हाईलाइट किया था कि इसमें हमारी बिकवाली करने की रणनीति होगी। वजह आपको याद होगा, हमने जब कहा था पूनावाला साहब के जो स्टेटमेंट्स आए थे सेरम इंस्टीट्यूट के, उसके बाद हमें लगा था कि यहाँ पे अनवाइंडिंग होगी पोजीशंस की, और अब तो काफी ज्यादा अनवाइंडिंग हो चुकी है। मेरे ख्याल से पिछले 3 महीनों में ये स्टॉक 20-22% के आसपास करेक्ट हो चुका है। इस काउंटर ने 752 के आसपास के रिसेंट हाईज लगाए थे, वहां से अब 600 रुपए के नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। जब हम कह रहे हैं दिग्गज स्टॉक, जब हम कह रहे हैं कई सारे स्टॉक्स लुक्रेटिव लग रहे हैं, एक्यूमुलेशन के एटलीस्ट जोन में नजर आ रहे हैं, उनमें से एक सिप्ला है जो हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं एक सही प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है इस मार्केट में। ध्यान रखें ये कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर वो सेरम इंस्टीट्यूट का जो कंसर्न्स थे या फिर जो स्टेटमेंट आए थे उसके बाद अगर हमारा मानना है स्टॉक ने अब प्राइस के लिहाज से उसे पचा लिया है। गिवन दैट बैकड्रॉप हमारा मानना है कि इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो हैं वो अभी भी हेल्दी नजर आ रहे हैं। खास तौर पे जो यूएस में प्रोडक्ट लॉन्चेस की कंपनी बात कर रही है उसमें एक सिग्निफिकेंट मार्क्ड पिकअप का एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा इस कंपनी का यूरोपियन यूनियन रीजन में जो इस कंपनी ने कॉम्बिनेशन इनहेलर्स लॉन्च किए थे उसका बड़ा फायदा होगा, और डोमेस्टिक मार्केट में एक स्टेडी ग्रोथ ये कंपनी क्लॉक करती हुई नजर आएगी। 4 इंटरेस्टिंग रीजन हमें सिप्ला को अब बेट करने के लिए नजर आते हैं, हमें जो पसंद आते हैं। देखो ये कंपनी तमाम की मार्केट्स में अपना खुद का मार्केटिंग सेटअप लगाने की कोशिश कर रही थी जो बेहतरीन तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। इस कंपनी ने ऑलरेडी 17 कंट्रीज में अपने नेटवर्क्स को एस्टैब्लिश कर लिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कंपनी का कारोबार जो यूएस में है उस यूएस मार्केट में कंपनी लगातार मोमेंटम गेन कर रही है। इसने 2014-15 में 12 प्रोडक्ट्स फाइलिंग करी है। ये कंपनी फोकस कर रही है नीश हायर मार्जिन रेस्पिरेटरी और ऑन्कोलॉजी ड्रग्स पर खास तौर पे। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं ईयू मार्केट में जो पिकअप देखने को मिल रहा है, जो कॉम्बिनेशन इनहेलर्स का लॉन्चेस इस कंपनी ने करे हैं उसमें एक तगड़ा मोमेंटम आपको आता हुआ नजर आएगा। चौथा, सिप्ला सोल सप्लायर है जेनरिक वर्जन जो है एस्ट्राजेनेका की हार्ट बर्न ड्रग नेक्सियम का तेवा को, जो कि जनवरी 2015 में जिसका अप्रूवल मिला था, वो सिप्ला के टॉप लाइन को अच्छा खासा बूस्ट करता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ महीनों में। तो ये तमाम पॉजिटिव हमें नजर आते हैं। कंसर्न शायद प्राइस में रिफ्लेक्टेड है। कल लगातार फॉल के बाद पहला इंस्टेंस था जब सिप्ला में लोअर लेवल्स में कुछ खरीदारी देखने को मिली है। शायद हमें लगता है अपॉर्चुनिटी टाइम एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे बेट ली जा सकती है, या फिर एक्यूमुलेशन जोन में अगर आप समझते हैं इस काउंटर को तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शायद इस लेवल पे आसपास भी खरीदारी शायद इनिशिएट की जा सकती है। हमें लगता है खरीदारी करें 610 तक के लेवल तक आज ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करने की सलाह। छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हम लोग की टीम्स के मिड ऑर्डर के खिलाड़ी।
मध्यक्रम के स्टॉक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्टर्स को लगता है कि आज खरीदारी करनी चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि बैंक और फाइनेंशियल में सिलेक्टिवली आपको बाई और सेल दोनों साइड के स्टॉक्स मिलेंगे, इसलिए शुरुआत में पीएनबी और केनरा में शॉर्ट की सलाह सेलेक्टर दे, लेकिन स्टेट बैंक उनको लगता है खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है और अप साइड की गुंजाइश ज्यादा है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ ट्रेडिंग बाउंस अगर बनेगा बैंकिंग फाइनेंशियल में तो एसबीआई में आपको खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सरकारी बैंकों में 268 का लक्ष्य रखिए, 252 पे स्टॉप लॉस। पीसी ज्वेलर्स एक और स्टॉक है, सेलेक्टर्स को लगता है कि बीच में काफी दिन से सेलेक्टर्स ने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब उनको लगता है फिर से इसमें मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है और बहुत ज्यादा मात्रा में डिलीवरी बेस्ड बाइंग फिर से देखी गई, इसमें पैटर्न एक बनता हुआ देखने को मिला है। तो सेक्टर्स लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि वो जो स्तर 350 के आसपास के बने थे, स्टॉक उससे नीचे नहीं गया, जबकि मार्केट 1000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। सेक्टर्स लगता है कि बहुत ही मजबूत मोमेंटम है और अब चूंकि यहां से गुंजाइश है कि ऊपर की तरफ जाएगा ये, तो 357-58 का लक्ष्य देते हुए पीसी ज्वेलर्स में खरीदारी करके चले। अतुल ऑटो एक और स्टॉक है, 3 व्हीलर कंपनी है। सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से रिवाइवल अब देखा जा रहा है, अर्बन मिशन लॉन्च हो रहा है, उससे ऐसे स्टॉक्स को फायदा होता हुआ दिखेगा। अतुल ऑटो में भी 455-60 तक का लक्ष्य बनेगा, खरीदारी करके चले। 435 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष फोकस खरीदारी पर ही करना चाहेंगे यहाँ पर भी, और सबसे पहले जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने। लंबे अरसे से एक टाइट रेंज में ये कंपनी कंसोलिडेशन जोन में आपको एक काउंटर नजर आएगा अगर आपकी चार्ट्स थोड़ा सा इसकी पुल अप करेंगे। अगर आप जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के लिए मेरे ख्याल से कल खबर आई थी बाजार बंद होने के बाद कि अपना जो विटामिन B3 ड्रग है उसकी प्राइसेस 10% के आसपास अब बढ़ाने की बात भी कंपनी कर रही है। इंपॉर्टेंट ड्रग है इस कंपनी के पोर्टफोलियो में। इस कंसोलिडेशन के लिए शायद एक ट्रिगर की जरूरत थी, एक मामूली ट्रिगर ही सही, लेकिन एक ट्रिगर आता हुआ हमें लगता है शायद इस कंसोलिडेशन इस रेंज के बियॉन्ड ये कंपनी मूव करती हुई शायद नजर आती है। इसका स्टॉक मूव कर सकता है 173 से 175 तक के लेवल के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके साथ साथ IVRCL, इस काउंटर में भी हर एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, हालांकि एक रिस्की ट्रेड होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इनिशियल मोमेंटम को गॉज करने अगर अपसाइड में पोजीशंस बन रही हैं या फिर हरे निशान के साथ कामकाज होना शुरू होता है तो शायद ये अपसाइड्स में पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है, अच्छा मोमेंटम डिलीवर करने का दमखम रख सकता है। वैल्यूएशन वाइज तमाम कंसर्न्स काफी हद तक प्राइस्ड इन है, लेकिन इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होगा जब ये अपने नॉन कोर एसेट्स बेच पाएगी। अब जिस तरह से साउथ इंडिया से लगातार इंफ्रा कंपनी की तरफ से खबरें आ रही हैं कि करार हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, अगर ये कंपनी वाकई अपने कुछ एसेट्स को पेयर ऑफ कर सकती है, अपने डेट बर्डन को रिड्यूस कर सकती है, अपने बैलेंस शीट के स्ट्रेस को कम कर सकती है, एसेट्स पोर्टफोलियो बुरा नहीं है इस कंपनी का। रोड प्रोजेक्ट्स के लिए बीच में खबरें भी आई थी, कंपनी बेचने की कोशिश कर रही है। अगर कोई करार होता है तो बड़ा सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। फॉर द टाइम बीइंग हमें लगता है सिर्फ ट्रेड के लिए आज से बेट करें, 11 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह, इनिशियल ट्रेड सेटल होने के बाद ट्रेंड को भापने के बाद इस पोजीशन को लेने की सलाह होगी। सुजलॉन एनर्जी, हमें तो ये कंपनी अट्रैक्टिव नजर आती है, पेरेंटेज स्ट्रांग हो गया है, कंपनी की तमाम खबरें आती हैं हालात इंप्रूव होने की। अब वो डोमेस्टिक जो हम एंटिसिपेट भी कर रहे थे विंड एनर्जी स्पेस में या फिर रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस, अगर ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स पकड़नी है आपको तो उसमें कंसोलिडेशन की लगातार जो खबरें आ रही हैं, एक्विजिशन होने की खबरें आ रही हैं, वो M&A पिकअप होना और इस बात का प्रमाण है कि तमाम ग्लोबल प्लेयर्स बड़े सीरियस हैं इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी थ्रस्ट को लेकर और तगड़ा मार्केट यहाँ पे ओपन अप होता हुआ नजर आएगा। उस बैकड्रॉप में हमें लगता है सुजलॉन अभी भी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है क्योंकि पोजीशंस बड़ी तगड़ी हैं, क्योंकि कन्वर्जन्स होते रहे हैं तो हमेशा हायर लेवल से स्टॉक पे प्रेशर रहा है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से शायद मोमेंटम के लिए प्ले अप किया जा सकता है, लेकिन सुजलॉन एनर्जी में अगर सिग्निफिकेंट डाउनसाइड आते हैं 17-18 के आसपास बड़े मार्क की नेम्स इस कंपनी में चेक इन हुए थे, आपको याद होगा, तो उन लेवल्स के आसपास तो बेहद अट्रैक्टिव हो जाता है शायद ये कंपनी उस लिहाज से। इन लेवल्स के आसपास भी हमें लगता है छोटी क्वांटिटीज, लेकिन यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। मुझे याद है HSBC की कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी 30-32 के टारगेट के आसपास के लिए, तो वो सब पॉजिटिव साइड में जो खबरें हैं हमें लगता है ये कंपनी इन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव है। 22.5 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति बनाया। इसी के साथ वक्त है दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। रैंकी इंफ्रा होगा, खरीदारी के लिए होगा। सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक जो कंपनी की तरफ से कहा गया कि वो अपने कुछ रोड एसेट्स को बेचना चाहते हैं, साथ ही एक हैदराबाद में इंडस्ट्रियल पार्क के बगल में लैंड पार्सल है जिसको बेचना चाहते हैं, तो पूरा मोनेटाइजेशन करीब 1000 करोड़ तक जुटाने की योजना है। सेलेक्टर्स को लगता है कि अक्सर जब भी ऐसी खबरें आती है इंफ्रा कंपनी की ओर से कि वो एसेट को बेच रहे हैं और उसके बाद अपने डेट को कम कर रहे हैं या अपनी बैलेंस शीट को और बेहतर कर रहे हैं,
तो मार्केट उसको रिवार्ड करता है और सेक्टर्स को लगता है कि ये काफी सिग्निफिकेंट है इस स्टॉक के लिए, 1000 करोड़ से ज्यादा की तैयारी है और यहाँ पे एक सेक्टर्स को लगता है खरीदारी बनती है। और वैसे भी देखा होगा अपने तमाम सारे छोटे छोटे जो स्टॉक्स हैं इंफ्रा वाले, सेलेक्टिवली बैंक जो वेल पोजिशनड है वहां पे मूवमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। 33 रुपए का लक्ष्य रखिए, राम की इंफ्रा में खरीदारी करके चले, 29.50 पे स्टॉप लॉस होगा। आशीष, हाँ, एक कंपनी जो हमारे रडार पे वापस लौटती वो है नोएडा टोल ब्रिज। हमने लगातार हाईलाइट करा है कि एक रिस्क फ्री बिजनेस नजर आता है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बेहद सिंपल है। एक ब्रिज इस कंपनी ने बनाया जिसपे अब एक तगड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसने करा है, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अब ये कंपनी लगातार उस ब्रिज से टोल कलेक्ट करने का काम करती है। इस समय ये कंपनी DND यानी कि दिल्ली नोएडा दिल्ली का जो फ्लाईवे है जो कि नोएडा को साउथ दिल्ली से कनेक्ट करता है, उसकी जो 8 लेन्स हैं उसे ऑपरेट करने का काम करती है। पॉपुलरली इसे DND फ्लाईवे के नाम से उस रीजन में जाना जाता है। इस कंपनी ने इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो लगातार उन टोल रेट्स को इफेक्टिवली इंक्रीज करा है, तो हमेशा फाइनेंशियल्स में वो परफॉर्मेंस स्टडी रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक करा है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल उस लिहाज से बेहतरीन है। कैश फ्लोज ये कंपनी कंसिस्टेंटली जनरेट करती है, कोई आउटस्टैंडिंग डेटर्स, कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं है कंपनी के, वर्चुअली शायद ये डेट फ्री एंटिटी है और क्योंकि कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है इस कंपनी का, तो कैश जो आता है डिविडेंड्स के तौर पे देती है। इसकी डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है। वो सबसे बड़े की हाईलाइट्स इस कंपनी के कारोबार के, लेकिन ये बाजार को सब पता है। कल इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मैं देख रहा था फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट्स या फिडिलिटी एशिया वेंचर्स ने नोएडा टोल ब्रिज के ऑलमोस्ट 11.25 लाख शेयर्स कल बाजार से एक्वायर करे हैं। सरप्राइजिंग मूव था क्योंकि नोएडा टोल ब्रिज तो मेरे ख्याल से 30 से 38 की रेंज के आसपास ही लंबे अरसे से कामकाज कर रहा है, कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है इस कंपनी के लिए। एक ही की ट्रिगर हमें नजर आता है जिसके चलते बड़े फंड शायद चेक इन कर रहे हों। हमेशा से बातचीत चलती कि इस कंपनी के जो फ्लाईओवर है उसके आसपास जो अनयूज्ड लैंड पार्सल्स हैं, इवेंचुअली अगर वो उसको डेवलप करने का राइट्स मिलता है, उसको डेवलप करती है तो बड़े सिग्निफिकेंट एडिशनल रेवेन्यूज में वो ट्रांसलेट हो सकता है। कंपनी की बातें थी कि अपार्टमेंट्स, पार्किंग लॉट्स वगैरह डेवलप कर सकता है और फ्लाईवे के बगल में आसपास जो अतिरिक्त लैंड है, अगर ऐसा कोई मूव आना है तो हमें लगता है स्मार्ट अपसाइड देखने को मिल सकता है। वैसे भी 30 से 38 की हम रेंज की बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट 31-32 के आसपास यानी कि उस रेंज के लो लेवल पे कंपनी कामकाज कर रही है। फिलहाल के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से बेट लें, जब तक वो खबरें पूरी कॉन्क्रीट नहीं होती कि आखिर कोई लैंड पार्सल डेवलप करने की बात है तब तक कन्विक्शन के साथ कॉल नहीं लिया जा सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग है जब मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि फिडिलिटी ने ऑलमोस्ट 11.5 लाख शेयर इस कंपनी का एक्वायर करें, आज यहाँ पे स्मार्ट मूव शायद देखने को बने। पहला टारगेट 34 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हमने टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ी बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है हम दोनों टीम के आखिरी के 3 खिलाड़ियों पे फोकस करने का। अब तक पूरी तरह से हमारी टीम में फोकस था खरीदारी करने पर, अब आखिरी के 3 खिलाड़ी हमारा मानना है बिकवाली करके चले। शायद सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मुनाफाखोरी का प्रेशर आ सकता है अगर मार्केट में मूव होगा, क्योंकि अभी भी जैसे नीरज भी हाईलाइट कर रहे थे हाई लेवल्स पे अभी भी हमें लगता है सेलिंग का प्रेशर शायद क्रीप इन हो सकता है। तो आज तो ध्यान रखें, देर रात को अनाउंसमेंट भी आना है FOMC से, तो उससे पहले नर्वसनेस होगी। बहुत ही कम इस पर कन्विक्शन है कि पोजीशंस को कल तक के लिए कैरी करा जाए, उतना रिस्क लेना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। अजंता फार्मास्यूटिकल्स बिकवाली करने की सलाह, कल भी हमने कहा था बेचें, कल के अच्छे मार्केट में भी मेरे ख्याल से काउंटर प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा था। वायदा बाजार में जिस तरह की शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रही है वो दर्शा रहा है कि रीसेंट आउट परफॉर्मेंस अब कहीं ना कहीं उस पर रोक लगती हुई नजर आएगी, वो कैप होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे शायद अब अनवाइंडिंग का प्रेशर शायद थोड़ा कुछ हद तक देखने को मिले। 1365 तक के लेवल तक एटलीस्ट ट्रेडिंग बायसेस के साथ यहाँ पे अप्रोच करें। एक्सिस बैंक, हमें लगता है शायद बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल सकता है, उनमें से एक शायद एक्सिस बैंक हो सकता है। हालांकि एक्सिस कोटक की चार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ऑफ लेट नजर आएंगे, लेकिन 540 तक के लेवल तक यहाँ पे बिकवाली करके चलें। हिंदुस्तान जिंक, कहीं नहीं जा रहा, ये स्टॉक एक दायरा है जिसके अंदर कामकाज करता है
हालांकि उस दायरे के बीचों बीच इस समय काउंटर ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लगता है जिस तरह के ओवरहैंग्स हैं बिकवाली करके चलना इस काउंटर में बेहतर होगा। 160 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें और एफओएमसी की बैठक में हमें हाईली अनलाइकली है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आएगा। शायद रन मिल अनाउंसमेंट से जानी टेलन करती हुई नजर आएंगी, बात ध्यान रखें। आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी बिल्कुल जैसा कि कल हम कह रहे थे कि फार्मा शेयरों पर नजर रखनी चाहिए और कल बेहतरीन परफॉर्मेंस फार्मा शेयरों की। आज हमें लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको सरप्राइज कर सकती है और वहां पे नजर रखिए। दीवान हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग, LIC हाउसिंग, ये तमाम स्टॉक्स जहां पे खरीदारी करिए। दीवान हाउसिंग में कल करीब 80% डिलीवरी बेस्ड बाइंग की गई है। सेक्टर लगता है कि इस बात का संकेत है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है और अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। 410 का लक्ष्य दीवान हाउसिंग के लिए रख के चलिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसमें भी तमाम रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेज हाउसेस की और वो सब पॉजिटिव है इसको लेकर के, तो यहाँ भी खरीदारी करके चलिए। 538 का लक्ष्य इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए आपके पास होना चाहिए और LIC हाउसिंग जो जायंट है इस सेगमेंट का, सबसे बड़ी कंपनी है और यहाँ पे भी लगता है सेक्टर्स को 412 का टारगेट होगा। तो आज हाउसिंग फाइनेंस और बैंक सेक्टर्स को लगता है कि नजर पे रखिए। सिलेक्टिव बाइंग की यहाँ पे सलाह दी जा रही है। चलिए इसी के साथ आशीष और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि CNBC आवाज पे तुरंत लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार पे लेके आएंगे मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।